ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज कौन सी बड़ी खबर चर्चा के लिए आपने छाटी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। हम अभी तक ये बात करते आ रहे थे कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है और उसे भारत की रिफाइनरीज एक्सपोर्ट कर रही हैं। चीन भी कुछ ऐसा कर रहा है। आज हम आपको वो किस्सा सुनाएंगे या वो जानकारी देंगे कि कैसे भारत और चीन मिलकर रूस के कच्चे तेल का लाभ उठा रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी बड़ी खबरें होंगी, खासतौर पर कच्चे तेल को लेकर और रुपए को लेकर। उनके लिए चलते हैं शुभम के पास। बिल्कुल, तो देखिए उसके लिए ऑन द शो कि आज हमारे शो में शुरुआत कहां से होगी और शो आगे कैसे कैसे बढ़ेगा। शुरुआत होगी एमएसपी पर, कहीं खुशी कहीं गम से। इसके बाद बात होगी कच्चे तेल में बड़ी तेजी के अनुमान। आरबीआई पॉलिसी क्यों नहीं दे पाई रुपए को सहारा। क्या होंगे डब्ल्यूटीओ बैठक के बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा होगी, उस पर चर्चा करेंगे हम। फिनटेक कंपनियों पर ईडी की सख्ती और चीन भी खरीद रहा रूस का सस्ता क्रूड। भारत के बाद चीन क्या कर रहा है उस क्रूड का, ये अंशुमान जी से समझेंगे। लेकिन आज शुरुआत मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट के साथ होगी। महंगाई बढ़ने से खेती की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए सरकार ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी किसानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितनी भारी पड़ेगी, ये देखिए आप मनोज शर्मा की इस स्पेशल रिपोर्ट में। महंगाई से चिंतित रिजर्व बैंक ने बुधवार को कर्ज और महंगा करने का इंतजाम किया ही था कि सरकार ने महंगाई को बढ़ाने का बंदोबस्त भी कर दिया। सुबह रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाई और कुछ घंटे बाद ही सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। किसानों के नजरिए से देखें तो बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य फायदे का सौदा है, लेकिन इसका बोझ अंत में उपभोक्ताओं के कंधे पर ही पड़ेगा। मक्का को छोड़कर ऐसा कोई अनाज नहीं बचा जिसका भाव 2000 रुपए से कम हो। धान का समर्थन मूल्य भी 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। सामान्य धान का एमएसपी 2040 रुपए और ए ग्रेड धान का 2060 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस भाव पर खरीदे गए धान की प्रोसेसिंग से जो चावल निकलेगा वो किस कीमत पर बिकेगा। सामान्य तौर पर धान की प्रोसेसिंग के बाद 64% चावल निकलता है। अगर प्रोसेसिंग और परिवहन की लागत ना भी जोड़ें तो भी चावल 32 रुपए से कम नहीं मिलेगा। देश में तिलहन का उत्पादन बढ़े और आयातित खाने के तेल पर निर्भरता कम हो सके, इसके लिए सरकार ने खरीफ तिलहन का एमएसपी 300 रुपए से 523 रुपए तक बढ़ाया है। लेकिन खाने के तेलों में पहले से महंगाई की आग लगी हुई है और एमएसपी बढ़ने से तिलहन का बाजार तपेगा, जो खाने के तेलों की महंगाई को और बढ़ा सकता है। अभी तक दालों की महंगाई को लेकर राहत है, लेकिन दालों के समर्थन मूल्य में भी 300 रुपए से लेकर 480 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मंडियों में दलहन के भाव को बढ़ा सकता है, जो किचन की महंगाई को और बढ़ाएगा। सरकार ने कपास का एमएसपी भी 350 रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। मीडियम स्टेपल कपास के लिए किसानों को अब 6080 रुपए और लॉन्ग स्टेपल के लिए 6380 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। पिछले साल कम उपज की वजह से कपास की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और किसानों को फसल का अच्छा भाव भी मिला है। इस बार बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसान कपास की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे, लेकिन कपास का बढ़ा हुआ भाव कपड़ों की महंगाई बनकर उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगा। लेकिन किसानों के नजरिए से देखें तो खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना जरूरी था। महंगाई की वजह से फसल उत्पादन को लेकर किसानों की लागत बढ़ चुकी है और इसी बढ़ी हुई लागत ने सरकार को एमएसपी बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, एमएसपी पर सरकार की दुविधा गहरी है। एक तरफ नीति आयोग ने यह कहा था एमएसपी की घोषणा से ठीक पहले कि सरकार को ज़्यादा एमएसपी नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरी तरफ किसान तो अभी भी कह रहे हैं कि
एमएसपी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, महंगाई काउंटर ही नहीं हो पाएगी इससे। तो शुभम, अगर महंगाई की रोशनी में एमएसपी को देखें तो ये दुविधा और ये अंतर्विरोध बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर आप महंगाई की रोशनी में देखें तो जो औसत बढ़ोतरी है वो करीब करीब 6% के आसपास बैठती है। अगर आप मौजूदा महंगाई दर देखें जो 6.7% है, जो आरबीआई के हिसाब से आने वाले समय में 7.5% तक जाएगी, इस दृष्टि से देखें तो किसानों की तरफ से आने वाला तर्क 100% जायज़ है, क्योंकि इस एमएसपी की बढ़ोतरी ने उनकी पिछली बढ़ी हुई लागत को भी कवर नहीं किया है, जिसमें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें या बाकी चीज़ों की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, जो महंगाई के सामान्य आंकड़े से या सामान्य असर से अलग हैं। सरकार की तरफ से तर्क यह है कि उसने फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई कीमतों को एब्जॉर्ब किया है, वो बढ़ी हुई कीमतें किसानों को नहीं पास ऑन की हैं और इसलिए ये बढ़ोतरी उन कीमतों को एब्जॉर्ब करने के बाद की गई है। अब यहाँ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण दुविधा यह है कि किसान एक हाथ से उत्पादक है और दूसरे हाथ से उपभोक्ता है, और इसीलिए नीति आयोग ने जब एमएसपी तय हो रहा था तो ये कहा था कि एमएसपी बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि महंगाई में कितनी बढ़ोतरी होगी इसे। अब अगर आप इन आंकड़ों को करीब से देखें, शुभम, जो एमएसपी के आंकड़े अभी आए हैं उनको अगर आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जिन चीज़ों की किल्लत है, जिन चीज़ों की समस्या हमने पिछले 1 साल के भीतर देखी है, उन सब में महंगाई का दबाव इस एमएसपी के बाद ज़रूर बनेगा। हाँ, उसका एक लाभ जरूर है, क्योंकि यदि बाजार, पहली बार ऐसा हुआ जब हमने रबी में देखा कि एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर बाजार में अनाज बिकना शुरू हुआ, फसल बिकना शुरू हुआ और उसका लाभ किसानों को मिला। वैसी परिस्थिति ना बने इसकी कोशिश सरकार ने एमएसपी के साथ की है, लेकिन ये एमएसपी एक ऐसे मौके पर आया है जिससे भारत के फूड बाजार की तस्वीर में अगले 5-6 महीनों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। सर, कैसे बदलेगी तस्वीर? क्या आपको नई चीजें उभरती दिख रही हैं खाद्य बाजार की अगर बात करें तो? खाद्य के बाजार में 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने दलहन की बास्केट में महंगाई नहीं देखी। अगर आप पूरे फूड बास्केट की महंगाई को पिछले कुछ महीनों में देखें तो दालें एक ऐसा हिस्सा है जिनमें हमने महंगाई की दर में बहुत तेज बढ़ोतरी नहीं देखी, और वही एक बड़ी राहत थी। नहीं तो पूरी थाली फूड भारत की, अगर आप भारतीय खाने के हिसाब से बात करें तो खाने की पूरी थाली या पूरी फूड बास्केट महंगी हुई थी। दालों की कीमत में या उस समर्थन मूल्य में जितनी बढ़ोतरी की गई है उसका कुछ ना कुछ असर हमें आने वाले समय में दालों की कीमत पर दिखाई देगा, क्योंकि बाजार में एमएसपी बेंचमार्क होता है और दाल, जब तक नई फसल आती है तब तक दालों की कीमतों में बढ़ने का दबाव रहेगा। चावल की कीमतों में भी यही परिस्थिति हमें दिखाई देगी, जो बात हमने अपने रिपोर्ट में बताई है, यानी चावल की कीमतें धान की का समर्थन मूल्य बढ़ने के कारण बढ़ती दिखाई देंगी। चावल में सरकार के पास एक और दबाव है कि उसे अधिक खरीद भी करनी है इस बार, जिससे कि वो पिछले साल का जो रिजर्व है, फूड का रिजर्व है, बफर है, उसकी कमी को पूरा कर सके। खाद्य तेल फिर वही चुनौती है, दरार वहीं बनी हुई है, कीमतें और बढ़ेंगी, पहले से बढ़ी हुई हैं, लेकिन समर्थन मूल्य के समर्थन से खाद्य तेल की एडिबल ऑयल की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि यहाँ राहत की एक बात है कि इंडोनेशिया से आयात खुलने के बाद बाजार में सप्लाई का क्रंच खत्म हो रहा है और आयात तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही भारत में फसल का समर्थन मूल्य बढ़ा है तो इसका मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी और खासतौर से भारत को निर्यात करने वाले देशों में भी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये फूड बाजार की तस्वीर है महंगाई की रोशनी में। किसानों की रोशनी में उनके तर्क जायज़ हैं कि उनकी महंगाई की पूरी लागत इसमें कवर नहीं हुई, पर यही वो थिन डिवाइडिंग लाइन है या ये वही फाइन बैलेंस है जो सरकार को हमेशा समर्थन मूल्य तय करते समय उलझन में डालता है। बिल्कुल। अगर एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो महंगाई चिंता, और एमएसपी ना बढ़ाएं तो किसानों की चिंता। अगली खबर भी कहीं ना कहीं ऐसी जिसके तार महंगाई से जुड़े हैं। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार के लिए मुसीबत और बढ़ा दी है। ब्रेंट क्रूड का भाव 13 हफ्ते के ऊपरी स्तर $124 के ऊपर पहुंच गया है। क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से घरेलू करेंसी रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 77.81 के स्तर तक पहुंच गया। रुपए की गिरावट को थामने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा है। सर, ये एक अजीब सी उलझन बन गई है, ना क्रूड रुक रहा है, ना रुपया रुक रहा है। पहले क्रूड पे बात, क्रूड पे जो 150 तक के अनुमान सामने आने लगे हैं, इसकी क्या वजह है? शुभम, कच्चा तेल और रुपया एक किस्म का टॉक्सिक कनेक्शन बन गया है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के फिनेंशियल और बजटरी मैनेजमेंट के लिए। ट्राइफिगुएरा ने कल कहा, ट्राइफिगुएरा दुनिया की बड़ी कमोडिटी ट्रेडर है और उसने कल ये चेतावनी दी कि
फिलहाल दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 तक जा सकती हैं। हम $150 की कीमतों की बात अगर एक साल पहले सुनते थे तो हंसी आती थी कि ऐसा संभव नहीं था, लेकिन जिस दिन से ओपेक ने उत्पादन में बढ़ोतरी की है उस दिन के बाद से तेल ने 120 से नीचे का मुंह नहीं देखा। $120 से ऊपर का $120, $124 पर बैरल के आसपास है। ओपेक देशों ने पूरी व्यवस्था के साथ दुनिया के तेल उत्पादक देशों ने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये अंतर्धारणा तो बना ही दी है कि उन्हें कच्चे तेल की महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पहले अनुमान क्या थे? 110, 100। अब अनुमान है, उसके बाद दूसरे अनुमान आए 120, 124 जो गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन के थे। अब अनुमान आ गए $150 प्रति बैरल तक के। तो $150 प्रति बैरल तक के अनुमानों की दो बड़ी वजह है। रूस से आने वाला जो तेल छनकर रिसकर बाजारों में पहुंच रहा है और जिसे भारत और चीन जैसे देशों में जा रहा है, जिसमें भारत से रिफाइन होकर एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर आने वाले समय में सख्ती होगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। एक दूसरी चीज ये कि अब यूरोप के देश इंक्रीजिंगली रूस का इंपोर्ट बंद करेंगे, रूस के तेल का इंपोर्ट बंद करेंगे जो पाइपलाइन के जरिए आता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल की सप्लाई वैसे भी 10 से 20% के हिसाब से लगातार घट रही है अप्रैल से मई से लेकर जो ओपन मार्केट में तेल आता था। और तीसरी बड़ी चीज है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड आ रही है। ओपेक देश अपने उत्पादन को रेगुलेट कर रहे हैं, थामे हुए हैं, क्योंकि उनकी लागतें जिस स्तर पर हैं उन्हें नया निवेश करने के लिए कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखना जरूरी है। अगर उन्हें नया निवेश चाहिए, नाइजीरिया को लीबिया को, कजाकिस्तान को, सेंट्रल एशिया के देशों को अपनी तेल अर्थव्यवस्थाओं में को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, जिसमें वो निवेश रोक चुके थे, तो उन्हें इस घाटे में इस समय और ज़्यादा कच्चे तेल की कीमतें चाहिए। इसे पूरा का पूरा माहौल कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के लिए, और इसीलिए रिजर्व बैंक ने $105 की औसत दर कल बताई। अब हमें देखना है कि केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ने अपना काम कर दिया और गेंद केंद्र सरकार के पाले में भेज दी। अब पेट्रोलियम मंत्रालय अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की, ATF की और बाकी पेट्रोल उत्पादों की कीमतों को लेकर क्या करता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, और ये $150 की असली चुभन उस समय शुरू होगी जब पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सर, अगला सवाल रुपए पे। पॉलिसी के बाद रुपए को कोई ताकत क्यों नहीं मिली? रुपया देखिए कल पॉलिसी आई, उसके बाद से लगातार टूट रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि ब्याज दरें बढ़ी हैं, RBI ने कई मेजर्स उठाए हैं इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, इससे रुपए को मजबूती मिलेगी? ये कल चौंकाने वाला घटनाक्रम था। और कल चूंकि हमने जब पॉलिसी पर चर्चा की तो हम ये देखना चाह रहे थे कि रिजर्व बैंक के कल के फैसले का असर भारतीय मुद्रा की मजबूती पर या भारतीय मुद्रा की स्थिरता पर कितना पड़ता है। और इससे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं रुपए का कंट्रोल या लगाम रिजर्व बैंक के हाथ से छूट रही है। पिछली बार जब ऑफ पॉलिसी साइकिल में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई तो शुभम ने तब देखा था कि रुपए को थोड़ी ताकत मिली थी और रुपया कुछ समय तक मजबूती के स्तर पर रहा था। लेकिन कल से रुपया 77, 80 और 77, 81 के नीचे स्तर पर जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला, जो हमने इससे पहले डिस्कस की कि $120, $125 का क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे खराब कोई खबर नहीं हो सकती, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, महंगाई और इंपोर्टेड महंगाई, बहुत सारे आयाम इसे लेकर आते हैं और वो सीधे सीधे भारत की सबसे कमजोर जो जमीन है, ये जो सबसे बड़ी दरार है रुपए की, उस पर असर करते हैं। पर रिजर्व बैंक ने बाजार के सूत्रों ने हमको ये बताया था कि मौद्रिक पॉलिसी से पहले रिजर्व बैंक ने बाजार में ठीक ठाक हस्तक्षेप किया था। डॉलर की डिमांड को ठंडा करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर छोड़े थे, जिससे कि लोग की डॉलर की डिमांड हो सके। लोग कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो इंपोर्टर्स हैं वो अपने लॉसेस हेज करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्रेजेक्ट्री 120 125 तक जाएगी, तो अगर अभी बाजार में कोई सौदे करने हैं तो उन्हें सौदा कर लिया जाए। लेकिन एक चीज जो रिजर्व बैंक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिस पर हमने पिछले इकोनॉमिका में विस्तार से चर्चा की थी, वो था भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली। जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से 2008 के लीमन संकट के बाद ये सबसे बड़ी बिकवाली है। इतनी बिकवाली उस समय भी नहीं हुई थी जितना पैसा विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं, और उसका सीधा असर, सीधा संपर्क रुपए की और विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत से पड़ रहा है। और इसलिए कल रिजर्व बैंक की कोशिश थी कि ब्याज दरें बढ़ोतरी होने के साथ रुपए को सहारा मिलेगा, वैसा आज हुआ नहीं। और इसलिए शायद बाजार ने रिजर्व बैंक की पॉलिसी के पहले ही ये संकेत दे दिया था कि 79 और 81 रुपए के आसपास का लेवल है। और
उस तरफ रुपया बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह है कि चूंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स की मजबूती दिख रही है, जिसके कई सारे व्यवहारिक कारण हैं, वो भी रुपए की कमजोरी को बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। पर रुपए की कमजोरी अन्य बाकी कारणों से अलग देखें तो दो सबसे बड़े आयात जो भारत इस साल करने जा रहा है, कोयला और कच्चा तेल। कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल पिछले 6 महीनों में बुरी तरह बढ़ा है और नए कोयले आयात के ऑर्डर CIL ने देने शुरू कर दिए। ये दोनों चीज़ें रुपए की कमजोरी की वजह से हमारे पर भारी पड़ेंगी। और महंगाई का जो गणित है इससे बिगड़ना और तय है सर। अगर तीनों चीज़ों को मिला लें, उधर MSP का बढ़ना, क्रूड ऑयल का महंगा होना और इधर रुपए का कमज़ोर होना, ये सारा कॉकटेल ऐसा बन रहा है जो महंगाई की जो आग है ये अभी जल्दी शांत नहीं होने देगा। और ये बात रिजर्व बैंक ने खुलकर नहीं कही। जो बात आपने कही शुभम, वो बात रिजर्व बैंक की पॉलिसी के बिटवीन द लाइंस में पढ़ी जा सकती है। रिजर्व बैंक ने इतनी तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, पर बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि रिजर्व बैंक महंगाई की लड़ाई स्लिप कर रहा है, हार रहा है। यानी शुरुआती चरण में रिजर्व बैंक जितनी भी ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगा उस हिसाब से उसे महंगाई में उतनी कमी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक लगभग 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई, 1% के आसपास की बढ़ोतरी हो गई, और 35 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी एक राउंड में और आएगी। पर रिजर्व बैंक को इस पूरे साल महंगाई अपने कंफर्ट लेवल से ऊपर रहने की संभावना, और यह बहुत सामान्य रूप से दिखाई देता है कि महंगाई ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा भारी पड़ रही है रिजर्व बैंक और सरकार की तैयारियों पर। बिल्कुल। और जैसा अंशुमान जी की बात को तर्क देने वाला जो ग्राफिक्स है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है रुपए में कमजोरी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रविवार से शुरू हो रही विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक को लेकर दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 164 सदस्यों की ये बैठक 2 साल में एक बार होती है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार टल गई थी, तो इस बार बैठक 4 साल में हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। बैठक रविवार से शुरू होकर बुधवार तक चलेगी। सर, कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन पर निगाह होगी पूरी दुनिया की? WTO की बैठक कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि WTO की इस बैठक तक आते आते दुनिया में 3-4 बड़े ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें ग्लोबल ट्रेड की जो एकजुटता थी, ग्लोबल ट्रेड का जो आर्किटेक्चर WTO लेकर आया था, हालांकि वो बिखर रहा है, फट रहा है, कई जगह से अलग अलग रीजनल ट्रेड ब्लॉक आ रहे हैं, FTAs बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेड का एक ढांचा बना था उस पर बहुत दबाव पड़ा और दिखाई दिया। और इसलिए WTO की जो मिनिस्ट्रियल जिनेवा में हो रही है, जो WTO का हेडक्वार्टर है, वहाँ 3-4 बड़ी चीज़ें निकल कर आएंगी जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के लोगों के भविष्य पर और खासतौर पर भारत के में जिंदगी जीने की लागत को प्रभावित करेंगी। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बहस वहां होगी वैक्सीन को लेकर, जिस पर हम लगातार इससे पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे हैं। भारत सहित कई सारे देशों का यह मानना है कि वैक्सीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जो 4 मेन पार्टीज हैं, इनके बीच में WTO के मंच पर एक नेगोशिएशन होना है कि वैक्सीन के IPR में या पेटेंट में को कैसे रिलैक्स किया जाए पैंडेमिक की परिस्थिति में। अभी 18 महीने हो गए हैं। भारत ने ये प्रस्ताव 1 साल पहले भेजा था अफ्रीका के साथ WTO की बैठक में। इस पे गतिरोध या डेडलॉक बना हुआ है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के देश जो अपनी दवा कंपनियों के हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो IPR से रिलैक्सेशन के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर WTO की इस मिनिस्ट्रियल बैठक से पता चलेगा कि क्या दुनिया के लोगों को कोविड की वैक्सीन बगैर IPR के सस्ती मिल पाएगी, खासतौर से तीसरी दुनिया के देशों को और अल्प विकसित देशों को। फिशिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता होने पर चर्चा होने की संभावना है। फिशिंग की सब्सिडी ठीक लगभग उसी तरह विवाद में है जैसे कि खाद्यान्नों को मिलने वाली सब्सिडी है, और कई सारे अलग अलग देश इस मामले पर बात कर रहे हैं कि फिशिंग की सब्सिडीज़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। इंडिया इस मामले में जो प्रस्ताव आया है उसका सबसे बड़ा विरोधी है, और उसका मानना है कि जैसे फूड सिक्योरिटी है और वैसे ही जो सी फूड की सिक्योरिटी है वो भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश मिलकर एक ग्लोबल डील की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत, विकासशील देश इसके अगेंस्ट दबाव बनाएंगे। WTO के जो डेप्यूटी हेड है शिंगजेन जियांग, उनका एक बयान फिशिंग के मामले में काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 3-4 दिनों में। उन्होंने कहा है कि फिशरीज़ की जो डील है, इसका आउटकम WTO की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर WTO क्रेडिबल है या विश्वसनीय है तो ये डील वहाँ होनी चाहिए।
अब आते हैं फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर। फूड सिक्योरिटी का मुद्दा अभी हाल में जब भारत ने गेहूं का निर्यात शुरू किया तो हमने चर्चा भी की थी शुभम की WTO में भारत कह रहा है कि उसे अपने फूड स्टॉक से एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। हालांकि तब से माहौल भारत में बदल गया, मौसम बदल गया, भारत का फूड स्टॉक ही कम हो गया। भारत ने अपने फूड स्टॉक के लिए रबी की खरीफ की फसल की खरीद आगे बढ़ाई, लेकिन ये मुद्दा लगातार बना हुआ है कि फूड सब्सिडीज़ को तय करने का फार्मूला बदला जाना चाहिए, जो 80-85 का फार्मूला है जिसके आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। तो इस पर अफ्रीका के देश भी दबाव बना रहे हैं। भारत का भी मानना है कि WTO की व्यवस्था के तहत फूड सब्सिडी का आकलन बदला जाना चाहिए। और ई-कॉमर्स को लेकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी। WTO में रिफॉर्म्स का एजेंडा भी चर्चा में आएगा। चर्चा में आएगा, यानी कि वैक्सीन हो गई, फूड सिक्योरिटी हो गई, फिशिंग हो गई और रिफॉर्म्स को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सर, एक बड़ा सवाल WTO की प्रासंगिकता पर है कि जब RCEP जैसे ब्लॉक्स बन रहे हैं, अमेरिका एक नए ब्लॉक की अभी शुरुआत हाल में ही घोषणा कर चुका है, जब ये ब्लॉक्स अलग अलग रीजनल बन रहे हैं, ऐसे में WTO फिर कितना रेलेवेंट रह जाता है? WTO, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि WTO के आने के बाद दुनिया में के ट्रेड के सिस्टम में काफ़ी बदलाव आए। FTAs तब भी हो रहे थे, WTO से पहले आज भी हो रहे हैं। WTO के पैरेलल व्यापार समझौतों की और ग्रुप बनाने की बात चल रही। पर एक जो WTO की भूमिका जहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर है, क्योंकि WTO अभी अकेली ऐसी बॉडी है पूरी दुनिया में जो बहुपक्षीय विवादों का सेटलमेंट करती है। जब एक देश के कई देश के साथ विवाद होते हैं या कई देशों को प्रभावित करने वाली ट्रेड नीतियां बनती, क्योंकि जब हम ट्रेड ब्लॉक देखते हैं तो ट्रेड ब्लॉक एक ब्लॉक के भीतर की नीतियां बनाते हैं, और जब FTA होते हैं तो वो दो देशों के बीच में संबंधों की बात होती है। तो WTO के रेलेवेंस अभी यहाँ तक बनी हुई है कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर या विवाद निस्तारण के लिए अकेली बॉडी है। और शायद यही WTO के रिफॉर्म का एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस चर्चा में होगा जिनेवा की बैठक में, कि WTO में विवादों के निस्तारण का जो तंत्र है उसे कैसे मजबूत किया जाए। चलिए, अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने पेमेंट गेटवे और बैंकों को करीब 100 फिनटेक कंपनियों के खाते फ्रीज करने को कहा है। हालांकि इसका कोई कारण अभी तक ED की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि खातों पर ये रोक कई कंपनियों के कामकाज को तो प्रभावित करेगी, कुछ कंपनियों का कारोबार बंद भी हो सकता है, ऐसा खतरा उन पर मंडरा रहा है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले ED की हैदराबाद शाखा ने पेमेंट गेटवे को 100 फिनटेक कंपनियों की लिस्ट भेजकर इनके खाते ब्लॉक करने को कहा था। साथ ही ED ने इन कंपनियों को भी नोटिस भेजकर तलब किया, इनको सम्मन जारी किए गए। सर, ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? पुरानी कार्रवाई हो गई अब तो ये दूसरा राउंड है। इससे पहले ED ने कुछ फिनटेक कंपनियों के खाते सील किए थे और माना जा रहा था कि उनका चाइना के साथ कनेक्शन है और चीन के साथ जो कारोबार वो कर रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है। इस फिनटेक कंपनी के पूरे क्रैकडाउन काफ़ी बड़ा है। 100 कंपनियों पर के खाते फ्रीज करने का मतलब यह है कि उनका कारोबार अचानक रुक जाना, क्योंकि फिनटेक कंपनियों का काम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें कई सारे वो स्टार्टअप हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, जिनके पास अच्छी फंडिंग है। 2 चीज़ों का संकेत मिल रहा है। पहला संकेत तो ये कि इनके ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं फेमा के और मनी लॉन्ड्रिंग के मेजर वायलेशंस दिखाई दिए हैं। ED को जब ED अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या बताएगा तब स्पष्ट होगा। दूसरी चीज़ ये कि RBI की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं फिनटेक कंपनियों को, उनका बहुत स्पष्टता से पालन इन कंपनियों में नहीं दिखाई दिया है। ये 2 वजहें दिखाई दे सकती हैं। लेकिन यदि आप फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, करते ही होंगे, हम किसी न किसी पेमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सतर्क जानकार रखें, क्योंकि फिनटेक कंपनियों की तरफ भारत के दोनों नियामक, बैंकिंग नियामक और ED इस समय तेज़ी से देख रहे हैं। और इस स्पेस में बहुत सारी चुनौतियां और पारदर्शिता की समस्याएं हैं जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी 2 साल पहले, जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई थी इन फिनटेक कंपनियों के खिलाफ कि ये ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे हैं उन लोगों पर जिनको इन्होंने कर्ज दिया है। वहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई। अगली खबर, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भले रूस के तेल पर इस साल के अंत तक निर्भरता खत्म करने के संकल्प लिए जा रहे हों, लेकिन एशिया में कुछ अलग ही हो रहा है। भारत और चीन सस्ते रूसी तेल के 2 बड़े ग्राहक बन के उभरे हैं। एशिया से आ रही मांग के चलते रूस ने अपने प्रमुख पोर्ट कोज़मिनो से कच्चे तेल की सप्लाई 20% तक बढ़ा दी है। एशियाई देशों से निकल रही तगड़ी मांग रूस पर लगे प्रतिबंधों के असर को कम कर रही है। हमने आपको मनी सेंटर में बताया था कि किस तरह भारत की रिफाइनरीज क्रूड से सस्ता क्रूड लाकर इनको प्रोडक्ट बनाकर और यूरोप को सप्लाई कर रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं। आज बात करेंगे चीन की। भारत में तो क्या हो रहा है ये आपको पता चल गया। सर, चीन में क्या हो रहा है? चीन कितना, पहले तो आप ये बताइए, कितना रूस से तेल खरीद रहा है चीन?
चीन वैसे भी रूस के चीन के टोटल ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी, सीधी हिस्सेदारी करीब करीब 16% के आसपास है। और चीन के पास लगभग, जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उस हिसाब से, करीब 8 लाख बैरल पर डे का तेल चीन को रशिया से पाइपलाइन के जरिए आता है, जो रूस और चीन को जोड़ने वाली पाइपलाइन है। पर यहाँ एक कुछ दूसरा ही काम हो रहा है बाजार में। भारत और चीन मिलकर रूस के सस्ते तेल का, जहां $25 के आसपास का या $29 के आसपास का स्पॉट डिस्काउंट अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस पर पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा है। अगर आप पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने जिनसे बात करने की कोशिश की, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास ट्रैक कर रही हैं। चीन क्या कर रहा है? चीन के जो ताज़े आंकड़े शुभम हमारे पास हैं, चीन ने अपना रूस से जो इम्पोर्ट है विदाउट पाइपलाइन, जो बाकी सी और टैंकर के जरिए आता है, वो पहले क्वार्टर में, साल के पहले क्वार्टर में अप टू तब मई 7.5 लाख बैरल पर डे से बढ़ाकर 11 लाख बैरल पर डे कर दिया है। यानी ये बढ़ोतरी, ये औसतन, ये वोल्टेक्सा एनालिसिस की रिपोर्ट है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि चीन ने अपना जो सामान्य चैनल से या जो लीगल चैनल से वैध चैनल से, पाइपलाइन से जो क्रूड आ रहा है, वो 8 लाख बैरल पर डे का क्रूड अलग से, और इसके अलावा करीब 11 लाख बैरल क्रूड पर डे का एक्सपोर्ट बढ़ाया है। अब दूसरी चीज़ समझिए कि चीन की कौन सी कंपनियां इस पूरे काम में लगी हुई। भारत की कंपनियों में भारत का सारा काम तेल आयात करके उसे बेचने का काम निजी कंपनियां कर रही। अगर सरकारी कंपनियां कर भी रही तो आधिकारिक रूप से भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल आयात के बारे में स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं बताया। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो रिलायंस के और उन कंपनियों के हैं जो रूस से तेल एक्सपोर्ट से हम संकेत एक्सपोर्ट से हमें संकेत मिल रहे हैं। चीन की जो सबसे बड़ी कंपनी है क्रूड ट्रेड करने वाली और रिफाइनरी वाली, साइनोपेक कॉरपोरेशन, उसका जो ट्रेडिंग आर्म है यूनिपेक, वो सबसे आगे है रूस से तेल आयात करने के लिए। चाइना की जो डिफेंस कांग्लोमरेट है, डिफेंस की बहुत बड़ी कंपनी है नॉर्निको, उसकी एक कंपनी है जेनुआ ऑयल, वो ये इंपोर्ट कर रही है। और ये कंपनियां हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड भी करती हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारी सूचनाएं ऐसे निकल रही हैं। आधिकारिक रूप से जैसे भारत की कंपनियों ने रूस के आयात के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, वैसे चीन की कंपनियों ने भी नहीं कहा है। लेकिन जो आंकड़े रूस से रवाना होने वाले तेल के आधार पर मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि भारत और चीन दो सबसे बड़े बायर हैं जो इसे खरीद रहे हैं। फ़र्क केवल इतना है कि भारत में वो तेल आकर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोप के देशों को पेट्रोल डीजल बनकर। चीन मुख्यतः ये आयात अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए कर रहा है। चीन के रिजर्व्स में कच्चा तेल भी जा रहा है और चीन के रिजर्व्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जा रहे हैं। चीन दुनिया के तेल निर्यातक देशों की श्रृंखला में बहुत नीचे आता है और अभी चीन का जो निर्यात कोटा है बहुत छोटा है। हालांकि चीन दुनिया के बहुत सारी चीज़ों का बड़ा निर्यातक है, पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निर्यात में चीन काफ़ी कंजर्वेटिव है। तो चीन की तरफ से निर्यात उतना बड़ा नहीं है जिस तुलना में आयात चीन में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन दुनिया में एनर्जी गजलिंग कर रहा है और बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अंतर बेसिकली इतना है कि भारत में जो तेल आ रहा है वो प्रोडक्ट बन के यूरोप चला जा रहा है या अलग अलग देशों को चला जा रहा है। चीन केवल इसको रिजर्व में रख रहा है। चीन अपने रिजर्व में रख रहा है और चीन लगातार इसकी कोशिश पहले भी करता रहा है कि अपने एनर्जी के और मिनरल के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। कोशिश ये भी है शुभम की देर सवेर ये तेल की आपूर्ति मुश्किल में पड़ेगी, बंद होगी, उससे पहले चीन जितना अधिकतम एनर्जी रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता है उसे वो कलेक्ट कर सके। सर, कुछ नए निवेश की भी बात हो रही है रूस से चीन में। हाँ, ये दूसरी दिलचस्प कहानी है। चीन हमेशा पूरी दुनिया में डिस्ट्रेस एसेट खरीदने के लिए मशहूर रहा है। अगर आप 2008 के लीमन क्राइसिस के बाद दुनिया में चीन के निवेश का तरीका देखें, चाहे वो ग्रीस हो या स्पेन हो, यहाँ की इवन क्राइसिस के दौरान ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट एसेट्स थे उन पे भी चीन बिड करने को तैयार था। चीन ने, चूँकि अब रशिया से बड़ी तेल कंपनियाँ अपना रिश्ता ख़त्म करके निकल चुकी हैं, रूस की कंपनियां प्रतिबंधों की मार के भीतर करा रही हैं, गैज़प्रोम या जो बड़ी कंपनियां हैं रूस की, तो उनके पास बड़े ऑयल स्टेट्स जो हैं उनमें चाइना की कंपनियां, साइनोपेक, यूनिपेक जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं या जेनुआ ऑयल जैसी कंपनियां हैं, वो कंपनियों के पास काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व भी है। वो इस कोशिश में है कि रशिया के जो प्रमुख ऑयल एसेट्स हैं उनमें निवेश किया जाए और उन्हें ख़रीदा जा सके। चीन के साथ एक एडवांटेज है कि चीन धरातली तौर पर और पाइपलाइन के तौर पर रशिया से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए चीन
और रशिया के बीच इस युद्ध से पहले 2-3 और अलग अलग पाइपलाइनों की परियोजनाएं भी काम कर रही थी। तो चीन की कंपनियां वहां निवेश करके वहां से तेल को पाइपलाइन के जरिए, तेल और गैस को पाइपलाइन के जरिए चीन में लाना चाहती है। लांचर, और ये निवेश तो हो ही रहा है, सस्ता क्रूड आ ही रहा है, और यही सस्ता क्रूड जो भारत और चीन में आ रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, यही शायद उन प्रतिबंधों को कमज़ोर कर रहा है जो यूरोपीय देशों ने या अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कल का मनी सेंट्रल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मनी सेंट्रल बेहद 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 खास होने वाला है। अब तक आपने ऐसा मनी सेंट्रल नहीं देखा होगा, इस बात की गारंटी है। क्या खास होगा, क्यों खास होगा, ये सब आपको कल बताऊंगा मैं शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। तेरी का तमाम ये